स्पेसक्राफ्ट जो था, अपोलो 11 लैंड करा था वहां पर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट बंदा था, है ना। इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है लूनर मेयर। इसका दूसरा नाम है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का। ठीक है। नहीं मालूम हो तो कहीं पर नोट डाउन कर लेना, है ना, कहीं पर लिख लेना आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन विच सिचुएशन लूनर एक्लिप्स अकर? ओके, ये तो वही है जी। लूनर एक्लिप्स कब होता है, ये सवाल का आंसर गलत वहां पर रखा हुआ था। फुल मून के केस में होता है लूनर एक्लिप्स। आपको मैंने बताया है कि कैसे आपका अर्थ जो है वो सन और मून का जो सिचुएशन होती है उसके साथ एक इक्विवेलेंट बनाता है। ठीक है। तो मून कैसा होने लगता है? डार्क होना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से? लाइट का जो ऑब्स्ट्रक्शन है जो सन से आ रही है, अर्थ उसे रोकना शुरू कर देती है। ठीक है। और धीरे धीरे क्या हो जाता है, पूरा चंद्रमा आपका, हो सकता है कहाँ पे आप देख रहे हो, क्योंकि पार्शली भी हो सकता है आपको दिखाई दे, फुल मून भी आप मतलब पार्शली भी आपको इक्लिप्स दिखाई दे, फुल इक्लिप्स भी दिखाई दे। अलग अलग तरह के इक्लिप्स होते हैं। डिपेंड करता है आप कहाँ से देख रहे हो। कहीं कहीं पे फुल वो दिखाई देता है आपको एक्लिप्स, कहीं कहीं पर पार्शियल एक्लिप्स दिखाई देता है। अब ये सवाल अच्छा था, ये टेक्निकल सवाल है, लेकिन कमाल की बात है आप मोस्टली लोगों ने इसका सही आंसर कर रखा है, और मुझे अच्छा लगा देख के, है ना। समझ के बाद भी आपने आंसर सही करा। इसमें हमें एक बस बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना। तो 1 घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं तो 5 घंटे में 30 मिनट होंगे। और 4 मिनट बराबर होते हैं 1 डिग्री के, तो 30 मिनट बराबर होंगे 75 डिग्री के। और 75 डिग्री में भी यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा? ईस्ट लेना पड़ेगा। ईस्ट क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? 5 o'clock इवनिंग की बात कर रहे हैं। तो इवनिंग की बात करें इसलिए लेना पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग आगे चल रही है ना। तो ये वाला सवाल समझने वाला है। अगर अभी भी किसी को मेरी बात नहीं पकड़ में आई है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मुझे बताओ, मैं एक बार क्लियर कर दूंगा। ये वाला हो सकता है किसी का ना हुआ हो। एनीवन एनी डाउट? इसमें कोई डाउट है इस वाले पे? अच्छा सवाल है ना ये। देखो ऐसे और ऐसे है आपकी धरती, ये 0 डिग्री लाइन है। ठीक है। ये 0 डिग्री है, यानी टाइमिंग यहाँ पर 0 है, ग्रीनविच पे लंदन की जो लाइन है। अगर आप देखो यहाँ ये क्या कह रहा है कि 5 o'clock बज रहे हैं, देयर इज मिड डे इन द ग्रीनविच। मिड डे का मतलब क्या है? 12 बज रहे हैं। लोकल टाइम ऑफ प्लेस इज 5 o'clock इवनिंग। जो लोकल टाइम है जगह का वो 5 o'clock है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंगिट्यूड इज द प्लेस लोकेटेड? कहाँ पे है वो जगह? अगर मिड डे हो रहा है और वहां पर 5 बज रहे हैं, यानी कि वो जगह आपका 5 घंटे कैसा है? आगे हो गई। यानी अब यहाँ टाइम आने में समय लगेगा, पहुंचने में समय लगेगा, क्योंकि रोटेट होके पहुंचेगी। 5 घंटे का फर्क आ गया है। ऑलरेडी वहां पर शाम हो चुकी है। ऑलरेडी वहां पर शाम हो चुकी है। अगर शाम हो चुकी है तो यानी कि समझने वाली बात यह है कि वो जगह इधर होनी चाहिए। अब इधर क्यों होनी चाहिए? मान लो सूर्य यहाँ पर है, सन यहाँ से रेज करा रहा है, धरती का जो ये वाला हिस्सा होगा ये पहले टच करेगा उसको। मेरी वॉइस नहीं आ रही? और किस किस को नहीं आ रही वॉइस भाई? आ रही है। तो सन जो है वो लगातार आपका करा रहा है, और अर्थ कैसे रोटेट कर रही है आपकी? अगर अर्थ को हम ध्यान से देखें तो अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में, है ना। मतलब अगर आप वैसे देखो तो अर्थ की रोटेशन तो ऐसे ही है। तो दिन पहले कहाँ पर निकलता है? दिन पहले निकलता है इधर की तरफ, इधर की तरफ दिन पहले होता है, फिर इधर की तरफ चलना शुरू करता है। तो यानी कि समय पहले कहाँ पर आएगा? इस साइड पर आएगा, ईस्ट की तरफ आता है, सूरज की डायरेक्शन के कारण और उसकी रोटेशन के कारण, है ना। तो रोटेशन जो अर्थ की है उसके कारण आपका जो ईस्टर्न साइड है वहां पर टाइम पहले पहुंचता है, यानी जापान में पहले सूरज उगता है ना। अब रोटेशन चलती जा रही है तो आपका कितना टाइम बता रहा है ये? ग्रीनविच तक आने में उस जगह का 5 घंटे लग गए। अब हमें अच्छे से पता है टाइमिंग का जो स्लॉटिंग है उसको कैसे बांटा जाता है। मैं एक बार बांट के भी दिखाता हूँ। टाइमिंग की जो स्लॉटिंग बांटी जाती है वो कुछ ऐसे है कि 1 घंटे में आपके कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं, है ना। जैसे हमने पढ़ा है कि 24 घंटे 360 डिग्री पढ़ा है ना। क्या पढ़ा है? ठीक है। तो इसको यहाँ पर हटा देते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं ना। कितना जाएगा? 24 घंटे। ठीक है। 24 घंटे 360 डिग्री कर देते हैं। अब इसको आप डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है।
कटिंग करी हमने, मान लो 6 से कट कर दिया, तो 6 से कट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ पर 60 आ गया, यहाँ पर 6 से कट करा 4 घंटे आ गए। ठीक है, यहाँ काटा तो 1 घंटा, यहाँ काटा तो कितना आ जाएगा आपका, 4 से काटा तो 15 आ गया। ठीक है, अब 15 डिग्री आ गया। तो डिग्री का फर्क है बेसिकली, और हमें जो वैल्यूज चाहिए उसके हिसाब से आप उसको बना सकते हो। यहाँ पर मिनट में दे रखा है ना सारा हिसाब किताब, तो आप मिनट के हिसाब से उसे डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाओ। और काटना है तो और काट लो। इसे अगर आप 60 मिनट में ले लोगे और तब कटिंग करोगे तो लास्ट में ऐसा निकल के आएगा 4 मिनट बराबर 1 डिग्री के। कितना आ जाएगा, 4 मिनट बराबर 1 डिग्री के। तभी हमारे जो शास्त्र वगैरह है उसमें ये कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा हो तो 4 मिनट का फर्क कुंडली बदल देता है। क्यों बोलते हैं 4 मिनट का फर्क कुंडली बदल देता है, वो इसलिए बोलते हैं कि 1 डिग्री चीज मूव कर जाती है, और 1 डिग्री मूवमेंट करने से जो पिक्चर है जो उस पर पड़ रही थी उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं आपका। अगर अभी भी ये किसी को समझ ना आई हो तो मैं लास्ट स्टेप भी करके बता देता हूँ यार। देखो, लास्ट स्टेप कुछ बस इतना सा करना है, 75 तक पहुंच जाना है। 75 तक कैसे पहुंचोगे तुम लोग, कटिंग कर लेते हैं। इधर की तरफ मैंने 1 घंटा लिखा था, 1 घंटे को मैंने 60 मिनट लिख दिया। इधर की तरफ मैंने क्या लिखा हुआ था अभी उससे पहले, अ, इधर 60 मिनट लिखा हुआ था, इधर डिग्रीज में वैल्यू ले रखी होगी, 15 ले रखी होगी मेरे ख्याल से। तो 15 से डिवाइड कर लेते हैं। 15 से डिवाइड करा तो यहाँ पर 4 मिनट आ गया, 4 मिनट बराबर 1 डिग्री का आ गया, है ना। और अब आपसे पूछा हुआ है कि कितना, 75 डिग्री कर लो, यहाँ पर 75 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ऊपर वाले में भी कर सकते थे, है ना। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी है, 5 घंटे के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। अब इस सवाल में क्या है, इस सवाल में सिंपल सा ये है कि अगर किसी ने ये पढ़ रखा है कि ऊपर से नीचे तक की तरफ कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां से आपका ग्रीनविच मेरिडियन टाइम गुजरता है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने वो पूरा का पूरा चार्ट पढ़ा होगा, है ना। उस चार्ट के हिसाब से इसका आंसर करना था, और नाइजर मेरे ख्याल से इसमें कहीं से कहीं तक आता नहीं है। कौन कौन से देश हैं, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, टोगो, घाना। ठीक है, अंटार्कटिका को लेना चाहो ले लो, बट डजेंट मैटर। पर नाइजर कहीं नहीं आता उसमें, है ना। फ्रांस, ये अल्जीरिया वगैरह तो चलो आते भी है ना। तो सवाल बहुत ही स्टैटिक है कि अगर आपने वो चीज़ को पढ़ा है, आपको याद है, तो आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड की लाइनिंग पढ़नी पड़ती है, चाहे वो मेन वाली हो चाहे साइड वाली हो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल कुछ लोगों ने गलत भी करा है, पढ़ाने के बाद भी गलत करा है, बट इट्स टोटली फाइन, कोई बात नहीं, गलत करना कोई बुरी बात नहीं है। बट हम ये आई टी सी जेड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाई ये लो प्रेशर जोन होता है, और ये लो प्रेशर जोन एग्जिस्ट करता है इक्वेटर के पास। जो इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन है आपका, ये कहाँ लाई करता है, ये लाई करता है इक्वेटर के पास। जब मैंने इक्वेटर के पास की कंट्रीज पढ़ाई थी आपको, जैसे कि इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबून, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, तो उस टाइम पर हमने ये भी बात करी थी कि यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, बिकॉज जो धूप है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ती है, कंटिन्यूसली पड़ रही होती है, उसके कारण ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती है ना। और इसके बारे में और अच्छे से हमने कहाँ पर पढ़ा था, इससे नेक्स्ट चैप्टर्स जो हमने बाद में करे थे उनमें देखा था। अच्छा, ये तो दूसरा सवाल आ गया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना। चलिए, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये देखते हैं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या है आपका, यहाँ पर आंसर है 21 जून। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है ना। और इसके 6 महीने बाद सबसे लंबी रात होती है, लेकिन वो मेरे ख्याल से 3 दिसंबर के आसपास होती है, अगर टू बी प्रिसाइज बात करें, है ना। ये हमने देख रखा है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। नॉर्थ अमेरिका उसका पार्ट नहीं था, बाकी ये सारे उसके पार्ट ही थे गोंडवाना लैंड के ना। जब हमने प्री कैम्ब्रियन पीरियड पढ़ा, जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ी थी कि कैसे कॉन्टिनेंट एक से दूसरे की तरफ मूव हो रहे थे, कौन किसका हिस्सा था कौन किसका हिस्सा नहीं था, वो सारी सिचुएशन हमने इसके अंदर पढ़ी है ना। अब ये आ जाता है जब हमने रॉक्स का साइकिल पढ़ा था, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। फिर उन रॉक के अंदर वाले जो पार्ट थे, जैसे मेटामॉर्फिक रॉक जो बनती है इग्नियस से,
जैसे इग्नियस रॉक है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से क्या बनता है? ग्रेनाइट से बनता है जिनस, ये बनता है ना ग्रेनाइट से। ऐसे बसाल्ट से बनता है ना। शेल से बनता है स्लेट। तो वो सारा हमने पढ़ा था। तो अब आंसर क्या होना चाहिए इसका? आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि इग्नियस रॉक होती है ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट आपका अगर इग्नियस है तो इग्नियस रॉक में कोई भी शेल्स नहीं पाए जाते हैं, ना मेटामॉर्फिक में पाए जाते हैं, ना इग्नियस में पाए जाते हैं। केवल किस में मिलते हैं? फॉसिल, फॉसिल मिलते हैं केवल आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में, है ना। ये हमने पढ़ा है रॉक साइकिल के केस में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, फिर आपका वॉल्केनो का सिचुएशन आ गया। हमने बहुत सारे वॉल्केनो पढ़े हैं दुनिया के, उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो जो है वो कौन सा है? माउंट कोटोपेक्सी है। ठीक है, इनमें से अगर मैं बात करूँ, माउंट कोटोपेक्सी सबसे हाईएस्ट है। कितनी हाइट है उसकी? 59, है ना, लगभग 6000 के आसपास है वो। ठीक है, उसके बाद आपको देखने में मिल जाएगा किलिमंजारो वगैरह। नेक्स्ट, यहाँ पर भी आपने क्या करना है? आप मैचिंग करनी है। मैचिंग करने में मेरे ख्याल से दिक्कत किसी को आई नहीं होगी कि दो भी पकड़ लिया, एक दो भी में से कोई सा पकड़ लिया, तो अब आंसर लगा दोगे यहाँ पर। अब देख लेते हैं कौन कौन सा अपन कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सा दे रखा है? इटना दे रखा है, वेसुवियस दे रखा है, कोटोपैक्सी पकड़ लो पहले। कोटोपैक्सी को तो पकड़ना आसान है ना, तो उसको ही ट्राई कर लो। कहाँ लगा जा सकता है? कोटोपैक्सी का आप मार सकते हो इटली, इक्वाडोर, इक्वाडोर चलेगा कोटोपैक्सी के लिए, है ना। तो इक्वाडोर हो गया यहाँ पर, यानी कि डी का हो गया सेकंड। डी का सेकंड कोई ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, हद करेगी। ये तो आंसर ही आ गया सीधा। और बस कोटोपैक्सी पता होना चाहिए आपको। कोटोपैक्सी पता है तो आंसर आ जाएगा। आसान सवाल है, जबकि पीसीएस में ऐसा सवाल है। देखो दिमाग में ना आदमी के फितूर चढ़ता है कि हाई पीसीएस, हाई पीसीएस। भाई अगर पढ़ाई अच्छे से कर रखी हो ना, तो क्या पीसीएस और क्या कुछ नहीं, फिर वो सब चीजें नॉर्मल उस पे जाती है ना, नॉर्मल समय पे आ जाती हैं कि अच्छा हाँ ठीक है हो जाएगा, कोई बात नहीं है। डिपेंड करता है आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है। और यार देखो, जिन लोग के नंबर कम हैं तो ऐसा है कि गलतियां तो आपने कर ली हैं, कहीं ना कहीं गलती करी है, ठीक है। तो उसको ये मत रखना कि ठीक है एक बार गलती हुई हो गई है, चीज़ों को रिकवर करना। ठीक है, जितनी तेज हो सके रिकवर करना, समय मत खराब करना। और उसमें बैक साइड पे जाने की बात भी नहीं है कि नहीं हम हमारा तो हो नहीं पाएगा या हमसे होगा नहीं, सब होता है जी। ठीक है। इन लोगों ने भी, मुझे नहीं लगता इस तरीके से ज्योग्राफी कभी पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, तो ये लोग भी जिनके नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में इतना इन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा कभी। बट क्या है कि तरीका है चीज़ चीज़ को करने का। आप नॉर्मली एक पैटर्न अपनाइए, कोई भी सब्जेक्ट चल रहा है उस सब्जेक्ट को लगातार पढ़ते रहिए, उसका जो पुराने नोट्स हैं उनको भी देखते रहिए। मल्टीपल टाइम जब आप किसी चीज़ को देख लेंगे और उसका जो स्टैटिक पार्ट है उसे याद कर लेंगे, और जो समझने वाला पार्ट है उसे समझ लेंगे, जो भी आपके डाउट है उसे टीचर से क्लियर कर लेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगा लेंगे, तो आपका अपने आप ही क्लियरिटी इस लेवल पे आ जाएगी कि जो आपके वैसे सवाल हैं जिनमें रटना भी नहीं है या काफ़ी टाइम भी हो जाएगा, तब भी आप आंसर करने की क्षमता रखते होंगे उसको। ठीक है। सो इसलिए जिनके नंबर इस बार कम आए हैं, अभी टेस्ट एक और भी होगा, आपको पता है। देखो इसका पूरा एरिया कवर नहीं हो पाया वर्ल्ड ज्योग्राफी का। 40 सवाल में लगभग मैंने आधा कवर कर दिया। ठीक है। और बाकी बचा हुआ है, तो कोशिश करना कि जब भी नेक्स्ट टेस्ट हो आप अच्छा परफॉर्म करो और अच्छा लेके आओ। जैसे इन लोग के 2-3 क्वेश्चन गलत हुए हैं सिर्फ, ठीक है, बाकी इन्होंने छोड़ दिए थे। जो अटेम्प्ट करें उसमें से 2-3 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं शायद मनु के। सो कोशिश ये रखिए कि अपनी एक्यूरेसी का लेवल हाईएस्ट रखिएगा। आने वाले एग्जाम से 1/3 नेगेटिव मार्किंग चलेंगी, तो उनके हिसाब से माइंड को प्रिपेयर रखिएगा कि फालतू सवालों पर नहीं मारना है। ठीक है, सिर्फ वहीं पर आपने लगाना है जहाँ ज़रूरत है। सो नेक्स्ट अपने सवाल पे आते हैं वापस। द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस विच रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव फर्स्ट। सिस्मिक वेव कहाँ पर समझ में आती है? देखो मैं इन सारे को एक बार ले लेता हूँ, ये होते क्या क्या है। देखो फोकस होता है वो पॉइंट जहाँ पर अर्थक्वेक की शुरुआत होती है, ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक। फोकस कौन सा पॉइंट है? वो बिंदु है जहां से अर्थक्वेक की शुरुआत हो रही है। एपिसेंटर कौन सी जगह है? वो अर्थ के सरफेस पे वो जगह है, डायरेक्टली फोकस के ऊपर। फोकस धरती के नीचे है, एपिसेंटर धरती पर है, सरफेस पर वो जगह है जहां से अर्थक्वेक की वेव्स चल रही है। ठीक है, जहां से आप सिस्मिक वेव रिकॉर्ड करते हो। और ये जो सिस्मोसिस लिखा हुआ है ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? एपिसेंटर। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द रिक्टर स्केल इज अ लॉगरिथमिक स्केल, सो एन इंक्रीज ऑफ 1 मैग्नीट्यूड यूनिट रिप्रेजेंट द 10 ऑफ इन एम्पलीट्यूड। दूसरा लिखा हुआ है ईच इंटीजर ऑफ द रिक्टर स्केल हैज एन एनर्जी ऑफ 100 टाइम्स देन द प्रीवियस इंटीजर रीडिंग।
अब देखो यार, अगर लॉगरिदमिक स्केल की बात सही है तो ये वाली गलत है, ये वाली सही है तो ऊपर वाली गलत है, दोनों में से एक ही सही हो सकती है। क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं कि 10 गुना एम्पलीट्यूड हो जाता है, तो ये वाली बात बिल्कुल जायज़ है कि वो 10 गुना हो जाता है। अगर उसका इतनी वेव्स की वो है क्षमता, तो उससे 10 गुना ऊपर चली जाएगी वो। ये बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। और अगर आप एनर्जी की बात करो तो एनर्जी का सिनेरियो कैसा है? एनर्जी का सिनेरियो होता है 32। एनर्जी का सिनेरियो कैसा होता है? 32, अगर किसी को नहीं पता है तो। जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करी जाती है वो या तो रिक्टर स्केल पर होती है या फिर मर्सैली स्केल पर होती है। रिक्टर आप सबने सुना होगा, हो सकता है किसी ने मर्सैली नहीं सुना होगा, तो मर्सैली लिख लेना कहीं पर। MERCALLI, मर्सैली स्केल, ठीक है। अब भाई 1935 में आपका रिक्टर स्केल कैलिफोर्निया में हो गया, ठीक है। रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल आपका बनाया गया। अब ये एक लॉगरिदमिक स्केल है जो मेंशन करता है 1 से 10 तक, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड 10 गुना होता है, एनर्जी 32 गुना हो जाती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड 10 गुना होता है, एनर्जी 32 गुना हो जाती है, जिसके कारण ये बोला जाता है कि भाई अगर आपका लॉग टेबल पर कहीं पर 6 लिखा है और फिर 7 लिखा और फिर 8 आ गया, तो ये समझ लेना कि ये इसके 10 गुना में चल रहा है मामला, कि पहले के 10 गुना और उसके भी 10 गुना, और एनर्जी तो 32 गुना। तो इसलिए कहते हैं कि 6 और 7 के जो अर्थक्वेक आते हैं उनके मैग्नीट्यूड का फर्क बहुत बड़ा है। आप नॉर्मली उसको नहीं कंज्यूम कर पाओगे। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप वाला आंसर आ गया है, तो सबसे छोटे कॉन्टिनेंट कौन से हैं? ये दोनों ही है, बताने लायक कुछ है नहीं, सिंपल सा है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कॉन्टिनेंट अफ्रीका में कौन सा नहीं है? गुयाना मेरे ख्याल से नहीं है ना, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका पूछ रहा है कि हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड आर मोस्टली फाउंड इन विच टाइप ऑफ माउंटेन? कहाँ पर आती हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स में। यंग फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल क्या है आपका? हिमालय देखा है किसी ने? नहीं देखा तो देख लेना, सुंदर लगता है देखने में बहुत, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका। नेक्स्ट लिखा हुआ है अल्प्स माउंटेन रेंज। अच्छा, सदर्न अल्प्स लिखा हुआ है, तो सदर्न अल्प्स कहाँ पर आएगा? न्यूजीलैंड में आएगा। सदर्न अल्प्स कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है। अराकान योमा, अराकान योमा का एक्सटेंशन पूछा हुआ होगा, म्यांमार में है, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें अपन ने क्या करना है, इसमें पकड़नी है, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ते हैं, चलो। अल्प्स को देखते हैं सबसे पहले। अल्प्स कहाँ पर है इसमें? अल्प्स वोल्केनो नहीं है, ब्लॉक नहीं है, रेसिडुअल नहीं है, फोल्डेड है ब्लॉक। अल्प्स तो अल्प्स को लगाओ इसकी साइड। तो पहले का तीसरा किसमें दे रखा है? अरे बाबा रे, एक में ही दे रखा है, ये तो आंसर आ गया सीधा ही, इसमें क्या करना है, ठीक है। तो आपका, अगर आपको चीज़ें एक दो भी पता है तो मैचिंग वाले में आराम से आंसर आ जाता है, ठीक है। तो उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने एक ही लगाया, उतने में ही आंसर आ गया, फालतू में दिमाग नहीं मारना पड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? पामीर होता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ब्लाइंड वैली, हाँ ये अच्छा सवाल है। ब्लाइंड वैली किसी को पता हो? ब्लाइंड वैली कहाँ पर है? कैसा रीजन है ब्लाइंड वैली? क्रिस्ट रीजन है, ठीक है। कैसे पता है? पढ़ा था। क्या मतलब है इसका? ब्लाइंड वैली क्रिस्ट रीजन क्या होता है? एनीवन? कोई भी जिसे पता हो क्या है ये? ब्लाइंड वैली, क्रिस्ट, क्या होता है ये? कुछ लोगों ने आंसर सही लगाए होंगे ना इसके। कैसे लगाए? हाँ जी। छोड़ दिया था ना। जिसने छोड़ा वो बहुत सही काम करा, बहुत ही बढ़िया तरीका है अपनाने का पेपर को, क्योंकि ये मैंने सवाल ऐसा ही दिया था, थोड़ा सा परेशान करने वाला सवाल है ये। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार ना, उससे पहले वैलीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर किसी को नहीं पता हो। वैली वो रीजन होता है, दो दो हाई हिल्स के बीच में पड़ रहा है, ठीक है। दो हाई हिल्स हैं, उसके बीच का रीजन वैली है, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट एरिया भी मिलता है। उसमें भी अलग अलग तरह की वैलीज होती हैं, रिफ्ट वैली होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जो पड़ती है, ठीक है। लोलैंड की अगर हम बात करें, ऐसी अलग अलग जगह पर बहुत सारी खास खास वैलियां मैंने पढ़ाई थी, जैसे कि डेथ वैली यूएसए में पढ़ाई थी, ठीक है। डेविल कोर्स पढ़ाया था, ठीक है। तो
अलग अलग जगहों पर इस तरह की वैलीज हैं जो कि आपका, आप ये कह सकते हो, खतरनाक है अपने आप में। ठीक है। तो मैंने उनके नाम भी लिखवाए हैं, ये कौन कौन सी वैली कहाँ। पो वैली लिखाई होगी इटली में, सेक्रेड वैली लिखाई होगी पेरू में, रैबिट वैली लिखाई होगी यूएसए में, काठमांडू वैली नेपाल में। तो ऐसे करके मैंने, और हमने सिलिकॉन वैली भी जहाँ तक लिखा था, है ना। तो मैंने नाना प्रकार की जो वैलीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए उसके बारे में लिखवा लिया था। लेकिन ब्लाइंड वैली के बारे में शायद मैंने बात शायद नहीं करी थी, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, इसलिए मैंने इस सवाल को इंक्लूड करा था। ठीक है, कि थोड़ा सा लगे कि हाँ क्या करना है इसके साथ। तो ब्लाइंड वैली क्या कह रहे हैं, क्रिस्ट रीजन। अब देखो, ड्राई रीजन एक अलग चल रहा है, टुंड्रा रीजन एक अलग चल रहा है, आईसी रीजन एक अलग चल रहा है। ड्राई रीजन कैसा है, जहां पर आपका मॉइस्चर नहीं है। आईसी रीजन कैसा है, जहां बर्फ जमी पड़ी है। टुंड्रा भी कैसा है, जहां पर भयानक बर्फ है। ठीक है, वो भी टुंड्रा का इलाका होता है। लेकिन अब आता है क्रिस्ट रीजन। ठीक है। ये जो होती है ब्लाइंड वैली जो हम बात कर रहे हैं, ये भी आपका नैरो फ्लैट बॉटम होता है। इसका कैसा बॉटम होता है, फ्लैट बॉटम होता है। यानी कि ये वाला जो इलाका होगा ये कैसा होगा, फ्लैट होगा इसका, वैली का। और इसकी जो एंडिंग होगी ना, इसकी जो एंडिंग होगी वो उतनी मतलब प्लेन नहीं रहती है, एब्रप्ट टाइप की होती है। ठीक है। इसको स्टीप हेड भी बोलते हैं, ब्लाइंड वैली को, या फिर स्टीप हेड भी बोलते हैं कि जहाँ दिखाई नहीं दे रहा है चीज। ठीक है। अब सिनेरियो क्या है, ये जो वैलीज होती हैं इनका नाम लाइमस्टोन की वजह से पड़ जाता है, क्रिस्टल लैंडस्केप। लाइमस्टोन की बनी हुई होती हैं ये। ठीक है, क्योंकि लाइमस्टोन की चट्टानों में इस तरह की कटिंग हो सकती है। ठीक है, तभी इनको क्रिस्टल रीजन बोल देते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा ब्लाइंड वैली केस में। ये बाकी आपको वैली ऑफ द किंग, वैली ऑफ द किंग कहाँ पर है, एनीवन, वैली ऑफ द किंग इजिप्ट में है। और अभी कोई इसका आंसर भी दे रहा था, मैंने मैंने जब पूछा तो वो बता ही नहीं पाया कि है क्या ये। कौन था वो जिसका आंसर दे रहा था अभी। अरे भैया मेरी आवाज आ रही है। हम्म। सही है, मैंने आपसे पूछा था कि क्रिस्ट रीजन की जो बात चल रही है वो क्या चीज है, जितना आपको समझ में आया। अभी तो मैं थोड़ा बहुत बता भी दिया, हल्का सा इसको इंट्रोड्यूस भी कर दिया। अच्छा जी, ये भी ठीक है भाई। ओके चलो, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। एटलीस्ट जो भी आपके नोटबुक वगैरह में लिखा हो उसके बारे में पता होना चाहिए क्या चीज़ है वो। क्रिस्ट रीजन आपका, देखो सीधी सी बात है, आप इतना समझ लेना कि अगर ड्राई रीजन होगा वहां पर जो वैली बनेगी उसका जो आकार बनेगा वो अलग तरह का बन रहा होगा। आईसी रीजन होगा, वहां जो वैली बनेगी उसका आकार अलग तरीके का होगा। टुंड्रा रीजन में आकार अलग तरह का होगा। क्रिस्ट रीजन बोलते हैं उसको है जहाँ पर आपका लाइमस्टोन के कारण जो है आकार जो बनेगा थोड़ा सा वो अलग तरह का बनेगा। ठीक है। जो वैली है आपका, कई बार उसमें छेद भी देखने के लिए मिलेंगे, गहरे गहरे गड्ढे हो जाएंगे। ठीक है। तो उसको आप किस कह सकते हैं, एक तरीके से आप किसको क्या ले सकते हैं, एज अ टोपोग्राफी। अपने आप में एक अलग तरह का डायग्राम बन के आएगा इसका। ठीक है। बहुत ही रेयर पूछा जाने वाला सवाल है, आज तक एक ही बार आया है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। इसका आंसर थार है, मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट का। टकला मकान चाइना में है।
और इनमें से गलत कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में तो डाउंस होता है ना, और बॉल बाउंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच टेम्परेट आर फाउंड इन यूरेशिया। ओके, यूरेशिया की बात हो रही है, यूरेशिया का मतलब तो स्टेपीज है ना, यहाँ पे यूरोप और एशिया मिलते हो, टेप से जोड़ते हैं तो स्टेपीज। नेक्स्ट बात करते हैं आपका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कनाडा की है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा नहीं है इनमें से? हाँ जी, सूडान, सूडान नहीं है इसमें से। ठीक है, सूडान का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन, डेनमार्क इसमें नहीं आएगा। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कौन सी कंट्रीज हैं? फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की लैंग्वेज, आपका इनका रहन सहन, इनका जीने का तरीका, इनके पुरानी कहानियां, वो सब, इनके भगवान और सब चीजें एक जैसी और अलग अलग औरों से अलग हैं। आप लोगों ने पुराने कार्टून देखे होंगे, जो लोग सर पे हेलमेट पहनते जिनके सींग होते थे, वाइकिंग्स बोलते थे अपने आप को वो लोग। एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी आई है इस नाम से। खैर, छोड़ देते हैं, है ना। लैंड लॉक कंट्रीज, लाओस लैंड लॉक कंट्री है, देख लेना जाकर, मैप को खोलना, कहीं भी पानी नहीं है इसके। ओके, हाँ जी, मैगी नॉट लाइन कहाँ पर है, कौन कौन से देश के बीच में है ये? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका। ओके, मैचिंग का आ गया, फिर से मैचिंग का सवाल आ गया। मैचिंग का सवाल करने में मजा आता है, आपको मैच करना भैया कि कौन सा किससे मिल सकता है। तो हम लोग को एक कोई सा पकड़ते हैं जो आंसर दे दे बढ़िया सा, है ना, क्या फालतू में घुसना है और किसी में। हम्म। इसमें ओके, नाइजर, अबूजा, नामीबिया, विंडोक, केन्या, अक्रा, लुस्का। इसका आंसर यार क्या होना चाहिए? पहले का, दूसरे का, आक्रा वाले से ले लेते हैं। बी का नहीं, बी से तो नहीं आएगा आंसर, बी से तो बी बैठ रहा है, और सी भी बैठ रहा है, डी नहीं तो बैठ रहे हैं, ये दो आंसर बैठ रहे हैं। नेक्स्ट कोई मिलाते हैं, नायरोबी से मिला लेते हैं। नायरोबी, केन्या, केन्या का है, केन्या तो उसमें, हाँ है तो, ये तो तीसरे का सी का, अच्छा बी आंसर होगा इसका, बी आंसर है इसका। मुझे भी कैपिटल करे बहुत टाइम हो गया भाई, बट हाँ दो से आंसर आ सकता है इसमें, दो, ये नॉर्मली आप लोगों ने ये दो पढ़ रखे होंगे, ये वाले दो, ये मोस्टली लोगों ने पढ़े होंगे, ये नहीं पढ़े होंगे तुमने, अगर नॉर्मली आप जीके पढ़ने वाले हो तो। आकरा और नायरोबी पढ़ा होगा, क्यों? क्योंकि आकरा कैपिटल है घाना की, और घाना के बारे में न्यूज़ हम पढ़ते रहते हैं। और दूसरा कौन से वाला है आपका? दूसरा आपका केन्या, केन्या के बारे में पढ़ते थे, नायरोबी। ठीक है, तो वहां से आंसर यहाँ पे मारा जा सकता है, दोनों से आंसर आ रहा है। सबसे आसान इसमें वही वाला है, नायरोबी का, अगर आप पकड़ लें तो। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, अ, करना क्या है इसमें, इसमें अच्छा शहर लगाना है, ये किसने करा? अच्छा शहर, अच्छा सवाल था ये, मैंने इसलिए डाला था कि इसे छोड़ दिया जाए सवाल को, क्योंकि ये सवाल वो सवाल हैं जिनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए जल्दी से। अगर आपकी बहुत स्ट्रांग नहीं है जब तक चीज कोई, अगर आप पाकिस्तान के बारे में डेप्थ में जानते हैं बहुत, तब इसका आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं मानता हूँ ये सवाल बहुत मुश्किल अटेम्प्ट कर पाना। ठीक है, बट फिर भी ठीक है। अब अगर कोई वहां पर वो देखता होगा, मैच वगैरह का जानता होगा, तो उसे पता होगा कि दो तीन शहर को आगे पीछे लगा सकता है यहाँ पर, है ना। लेकिन तब भी उससे भी आंसर उस लेवल पे नहीं आएगा। यहाँ पर ये वाला दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आप एलिमिनेट कर सकते हो इन दो ऑप्शंस को। ठीक है, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं इसमें, क्योंकि एक चीज आप समझ लीजिएगा, जो इस्लामाबाद वाला है ना, इस्लामाबाद के बाद आपका मुल्तान आना और पेशावर पहले आना है, तो वो ऑप्शन इसमें बस यही वाला है, क्योंकि गुजरन वाला मुझे भी नहीं पता। हाँ, पेशावर, इस्लामाबाद और मुल्तान मुझे पता है, तो उसके हिसाब से अगर मैं आंसर मारूँ तो उसका आंसर सी आता। ठीक है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान का इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, उसका मैप देखेंगे,
तब ये चीज़ धीरे-धीरे करके आपके दिमाग में बैठेगी कि क्या सिनेरियो है। क्योंकि अगर आप नॉर्थ से लगाना शुरू करेंगे ना, नॉर्थ टू साउथ, तो सबसे ऊपर दिखाई देगा आपको कि पेशावर, फिर इस्लामाबाद, लास्ट में हमें मुल्तान दिख रहा है। मुल्तान का सुल्तान बोलते हैं, जहाँ पर मैच हुआ था, जहाँ आपका सहवाग ने रन मारे थे। सो वो थोड़ा-सा देखने वाली चीज़ है। गुजरन वाला तो खैर अपने को भी नहीं पता भाई। और सवाल बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका। सिटी ऑफ स्मोक, ये तो शिकागो है। सिटी ऑफ स्मोक तो ये तो अपने उत्तराखंड के एग्जाम में ही आया था, तो इसको आंसर करना इज नॉट अ बिग डील, आराम से आंसर करा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद। हम्म, श्रीलंका है, मिस्ट्रेस ऑफ ईस्टर्न सी, है ना। और आपका अफ्रीकन कंट्री डज नॉट हैव बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के साथ कौन सी अफ्रीकन कंट्री का बॉर्डर नहीं है? हाँ जी, कौन सी का नहीं है? क्या बात है, तुम लोग तो एकदम से समझदार हो गए हैं। मेहनत कर ली तुमने तगड़ी वाली। ऐसी नंबर नहीं आए तुम्हारे। अच्छा जी। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर है जी? यूएस से। ओके। नेक्स्ट ले लेते हैं। अच्छा, इसमें है ही नहीं वो सवाल। चलिए, और तो किसी का कोई सवाल नहीं है, या और भी अभी कोई सवाल है किसी का? है ना। अपना जो आज का पोर्शन है उसको कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं, वो भी टाइम लेगा थोड़ा सा ना, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। और अनमोल, तुमने पढ़ाई नहीं करी थी क्या? तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों हैं? ऐसे कैसे चलेगा? बड़े कम नंबर है तुम्हारे तो। उतने नहीं होने चाहिए थे, है ना। थोड़ा सा मेंटेन रखो चीज़ों को। थोड़ी और मेहनत करो अभी। इतने से काम नहीं चलेगा जी। चलिए। और बाकी लोग को भी मैं यही कहूँगा, आप लोगों ने अगर क्लासेस नहीं करी हैं, या प्रधान जी ने क्या कर रखा है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी कराई गई हैं। इसमें से देखो, मैंने 2-3 सवाल बता भी दिए कौन से स्पेसिफिकली दिए गए थे कि जो आप अटेम्प्ट ना कर पाए। 2 सवाल हाँ इसमें ऐसे हैं जो अटेम्प्ट कर पाना मुश्किल है। मुश्किल ये मतलब उसको अटेम्प्ट करना नहीं चाहिए। वो क्वेश्चन नंबर भी मैंने आपको बता दी, जिनके साथ छेड़छाड़ करना मतलब वही सीधी सी बात है। या तो आपको डिपेंड मतलब उसको पता हो, आपको बहुत अच्छी हो वो चीज़, वो आउटर का इलाका चला जाता है ना, तो उसको साइड रखते हैं। हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ रहे थे। अब मिट्टी है तो मिट्टी की कुछ समस्याएं भी हैं। मिट्टी की समस्या में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मृदा अपरदन की है। मृदा अपरदन में अगर हम बात करें, यानी सॉइल इरोजन में बात करें, तो सॉइल इरोजन में भी मैंने आपको बताया था बहुत अलग अलग तरीके से इरोजन हो सकता है, ठीक है। उसके बहुत सारे अपने अपने कारण होते हैं, ठीक है। जो सॉइल इरोजन होता है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भौतिक कारण होते हैं, कुछ सामाजिक कारण होते हैं, ठीक है। भौतिक कारण की अगर हम बात करें तो आपका क्या हो सकता है? मृदा जो है धीरे धीरे अपनी जो क्षमता है वो खोना शुरू कर देती है, अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे, ठीक है। मान लो वहां पर बाढ़ आ गई, ठीक है, तो ढलान में तीव्रता है, बहुत ज्यादा पानी आ गया, ठीक है। और मेनली तो आप देखोगे तो सामाजिक कारण के कारण ज्यादा होता है, ठीक है। भूमि को जो उपयोग करते हैं हम बहुत गलत तरीके से करते हैं। खेती के कारण लगातार क्या कर रहे हैं? आपका चीजों को खराब करते चले जा रहे हैं, ठीक है। और वनों की कटाई कर ही रहे हैं खेती करने के लिए, कहीं पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए। हद से ज्यादा चराई करवा दे रहे हैं, ठीक है। भूमि का उपयोग अगर आप प्राकृतिक तरीके से नहीं करोगे तो क्या होगा? आपका यही सब देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे मान लो आप खेती कर रहे हो तो वहां पर आप क्रॉप रोटेशन करो ना, फसल चक्र चलाओ, जिससे क्या बना रहे आपका मिट्टी की क्षमता भी बनी रहे, और आपका आप सॉइल इरोजन भी ना हो, ठीक है। क्षमता खत्म हो जाएगी तो उतना उग भी नहीं पाएगा और बाकी दिक्कत भी रहेगी, ठीक है। अब होता क्या है कि इरोजन अलग अलग तरीके से होता है। विंड इरोजन भी होता है, कई बार बहुत ज्यादा तेज क्या चलती हैं? सूखी हवाएं चलती हैं। आर्द्र जो कहते हैं ना, आर्द्र शुष्क इलाके होते हैं, कहीं पे मान लो ठंडी हवाएं चल रही हैं, फिर आपकी गर्म हवाएं चल रही हैं, तो गर्म हवाएं ज्यादा दिक्कत वाली होती हैं। जब गर्म हवाएं चलती हैं तो क्या करती हैं? वो मिट्टी की जो ऊपर की परत है वो सूखी भी होती है, तो उसको लेके उड़ जाती हैं, है ना। ऐसे ही आपका कौन सा होता है? आपका वाटर इरोजन होता है। अब वाटर इरोजन में भी हमने पढ़े थे 4 तरह के इरोजन। एक होता है जो बूंद से हो रहा है, यानी टिप टिप बरसा पानी वाला, हमने पढ़ लिया था। फिर होता है एक परत ही उड़ा के ले जा रहा है, शीट इरोजन पढ़ा था हमने, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था रील इरोजन। रील में और बुरा हालत हो रहा है ना, कि अच्छा खासा लेवल वो उड़ा के लेके जा रहा है, उसमें पतली पतली नालियां देखने के लिए मिलेंगी। और एक होता है अवनालिका अपर्दन, जिसमें तो भैया आपके बहुत गहरी गहरे वो बन गए हैं, ठीक है। जिसमें आप गली इरोजन भी कह सकते हो, जिसमें बैडलैंड भी कह सकते हो आप जिसे, जो कि आपका चंबल वगैरह इलाका देखने के लिए मिलता है, तो वो वाली सिचुएशन बन जाती है।
तो ये सारा का सारा क्या हो गया, ये सारा का सारा इरोजन के टाइप हो गए। अब भाई ये जो प्रभावित क्षेत्र हैं, इनको ठीक करने के भी तो तरीके हैं, है ना। ये जो दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं, या इतना परेशानी क्यों झेलने के लिए मिल रही है, भूमि बंजर क्यों हो जा रही है। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है क्या। ना मैं दूसरे वाले वाईफाई से कनेक्ट हो गया था, यहाँ पर लाइट चली गई थी तो फाइबर का वो कट जाता है कनेक्शन ना। ओके चलिए, मैं बात कर रहा था जल जमाव के कारण अगर आपको आवाज साफ आ रही है तो वाटर लॉगिंग की परेशानी होती है। ठीक है। अगर जल जमाव हो जाए तो उसके कारण भी क्या होता है, आपका इस तरह की परेशानी देखने के लिए मिलती है। तो उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कनाल्स का निर्माण करते हैं, कनाल्स बनाते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमें क्या ध्यान रखना होता है, मिट्टी की सैलिनिटी और अल्कलिनिटी का, यानी कि मिट्टी में जो है आपका कैपिलरी एक्शन, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि मान लीजिए इस तरीके से आपका माटी है और नीचे की तरफ से क्या बन गई है, आपका लाइंस बन गई हैं जिनमें से नमक ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अगर नमक ऊपर की तरफ आएगा तो उस केस में क्या होगा, वहां पर जो मिट्टी की क्षमता है वो अपने आप डाउन हो जाएगी। ऐसा राजस्थान की साइड, महाराष्ट्र गुजरात की साइड देखने के लिए मिलता रहता है। ठीक है। तो वहां पर ध्यान रखना पड़ता है इन बातों का। और इसके अलावा क्या हो सकता है, आपका सॉइल डिग्रेडेशन भी होता है। अगर आप दुरुपयोग करोगे बहुत ज़्यादा तो उस केस में क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है। और लास्ट स्टेप होता है इसका मरुस्थलीकरण। ये सारे स्टेप मैं ऑलरेडी आपको एक बार बता चुका हूँ। किसमें, हम लोगों ने ये आपका पोर्शन सारा का सारा सॉइल कंजर्वेशन और सब कुछ कवर कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको बताने हैं जरूरी, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है। एक चीज लिखिएगा, ठीक है, अपने नोटबुक में कहीं भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा, हर बुक में मिलती हैं चीजें। ठीक है। ये इस तरह के नोट्स हर जगह अवेलेबल मिलेंगे आपको, बात ही। ठीक है। भारत में 12.13% क्षेत्र शुष्क यानी ड्राई एरिया। भारत में 12.13% क्षेत्र शुष्क तथा 29% क्षेत्र आर्द्र शुष्क वर्ग में रखा गया है। 12% ड्राई, और आप सेमी ड्राई कह सकते हो, आर्द्र शुष्क। ठीक है। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली। क्योंकि देखो डेजर्टिफिकेशन जो हो रही है आज के टाइम पर, उसके लिए भी हमें काम करना पड़ता है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या, मरुस्थलीकरण। ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में डेजर्टिफिकेशन की, यानी कि डेजर्ट की है ना, डेजर्ट की प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। ठीक है। अब ये सवाल कैसा आएगा, सवाल सीधा आएगा, मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए कहाँ पर है, जोधपुर में है। कौन सा बनाया हुआ है आपने, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। ठीक है। ठीक है, इतनी बात। थार मरुस्थल की बात करोगे तो वो राजस्थान के 16 जिलों को कवर करता है। कितने, राजस्थान के 16 जिलों को कवर करता है। बहुत बड़ा, ऐसी बात नहीं है, इतना छोटा नहीं है। ठीक है। अब देखो मरुस्थलीकरण होने का कारण क्या है, अगर आप बात करो मरुस्थल क्यों बन जाती हैं चीजें। मरुस्थल होने का सबसे बड़ा कारण तो जनसंख्या है, पॉपुलेशन की अगर बात करें। ठीक है। सबसे बड़ा जो डेजर्टिफिकेशन का कारण है, अगर आप आंसर लिखना चाहो तो उसमें क्या लिख सकते हो, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर लिख सकते हो कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है। उसकी मांग बढ़ रही है लगातार, और फिर मांग बढ़ती है तो चीजें आपकी क्या होती हैं, खराब होती हैं। अब इसमें दूसरा क्या है, आप चराई करवा रहे हो बहुत ज्यादा, पशु कहते हैं ना, पशु से चारण करवाते हैं।
ग्रेजिंग करवाते हैं, है ना। दूसरा रीजन हो गया नवीनीकरण, यानी कि लगातार चीजें बना रहे हैं, पेड़ हटा रहे हैं, ठीक है। इसके कारण जलवायु क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। और क्या हो रहा है, पानी का जो जल का जो स्तर है आपका वो लगातार कम होता चला जा रहा है, यानी पानी नीचे 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 मिलता चला जा रहा है। खुदाई करने बहुत नीचे पहुंच गया है पानी, ठीक है। आसपास का इलाका कैसा होता चला जा रहा है, सूखता चला जा रहा है, बिकॉज पेड़ तो आपने पहले ही काट दिए हैं। मिट्टी का क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है, तो मिट्टी में कुछ उग नहीं पा रहा है, ठीक है। जो उसमें मिनरल्स थे वो और भी कम हो चुके हैं, क्योंकि इरोजन हुआ है अलग अलग तरह का। तो ये सारे कंपोनेंट मिला के क्या कर देते हैं, मिट्टी को बिल्कुल डाउन कर देते हैं। अच्छा, सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड जो है, एक पॉइंट लिखेगा, सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड, केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि अलग अलग जगह पे भारत के ये अनुसंधान करना कि मृदा संरक्षण कैसे करा जाए, और फिर ये उस पर योजनाएं तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, ये योजनाएं तैयार करते हैं, ठीक है। सर जी, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई ये मुझे याद नहीं है भाई, ये आपको देखना पड़ेगा एक बारी। सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड की स्थापना कहाँ पर हुई थी ये तुम्हें देखना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं है। हाँ, कब हुई थी, 1953 में हुई थी, ठीक है। वो आप देख लेना एक बार, चेक कर लेना, क्योंकि स्थापना कहाँ ऊपर हुई थी वो तो डिपेंड करता है। खैर, और समस्याएं हैं कुछ अलग अलग जगहों की, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि कुछ इलाके हैं जहाँ पर स्पेसिफिकली भेड़ बकरी अन्य पशुओं के द्वारा चारा मतलब खिलवाया जाता है उनको, ठीक है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में आपको देखने के लिए मिलेंगे, भेड़े लेके चलते हैं वो लोग, हिमाचल प्रदेश में, कुछ जगह पर राजस्थान में, ठीक है, कर्नाटक में भी ऐसा ही है। तो वहाँ उनका ध्यान रखना पड़ता है कि वो भूमि खराब ना कर दे, ठीक है। अब हमने मृदा संरक्षण के लिए जो विधियां हैं उनके बारे में बात कर लेनी है, बिकॉज आंसर राइटिंग में काम आएंगी, इसलिए मैं इतनी बात कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं बात ना करता इसके बारे में, ठीक है। देखो, मृदा संरक्षण की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखो सवाल कैसा आता है, सॉइल का सवाल मुझे पता था मेरे एग्जाम में पक्का आएगा, मैं सॉइल का आंसर पूरा तैयार करके लेके गया था। जब भी आप किसी एग्जाम में जाएं तो उससे पहले डेमो क्वेश्चन आंसर लिखना, यानी कि जो मुद्दे ना ऐसे हैं जो आप कहीं भी फिट कर सकते हो। आपने आलू देखा है, आलू हर सब्जी के साथ फिट, ऐसे कुछ पोर्शन होते हैं जो हर जगह फिट। उनमें से एक एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट पे अगर आपको लिखने की पकड़ है ना, तो आप खुद धीरे धीरे देखोगे कुछ टॉपिक उसके इतने ज्यादा कॉमन है कि वो हर जगह घुस जाते हैं। तो आपके आंसर की लेंथ बढ़ाने में और उसकी एक तरीके से चीजों को मेंटेन करने में अंदर से, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा तो ये वाला पॉइंट इसमें ऐड कर दो, वो चलते हैं। उनमें से एक ये वाला है जी, जो भी आप पढ़ रहे हो, ये हर जगह बहुत जगह आप लगा सकते हो। जी पॉपुलेशन बढ़ गई, उसके कारण ये दिक्कतें आ गई, तो वो पॉपुलेशन हर जगह दिखाई देगी आपको, समस्या है पॉपुलेशन, ठीक है। वो कहाँ कहाँ पर कैसे इम्पैक्ट डाल रही है, वो एक ही चीज बहुत जगह देखने के लिए मिलेगी आपको, ठीक है। अब मृदा संरक्षण की बात करें, मृदा संरक्षण और ये सब चीजें बहुत सारी चीजें जुड़ती हुई हैं, पर अभी हम यहाँ पर बात करें कि इसकी विधियां क्या है, ठीक है। तो मैं मृदा संरक्षण की कुछ प्रमुख विधियां बता रहा हूँ। सबसे पहली है मल्च बनाना, ठीक है। अब ये कोई मैं केला नहीं खिला रहा हूँ तो मैं मल्च बनाना, ठीक है, कोई केला नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या होता है, भूमि की जो आर्द्रता होती है उसको बना बचाने के लिए जो आपका पौधों का बचा कुचा हिस्सा होता है उससे ढक देते हैं चीजों को। लिखवाऊंगा नहीं मैं किसी चीज के बारे में भैया, क्योंकि नोट्स बहुत अवेलेबल है, मैं तुम्हें वैसे भी दे दूंगा ग्रुप पे, समझ लेना भी, है ना। कभी उसके चक्कर में रह जाओ तो, ठीक है, खूब मिलेंगे तुम्हें, चिंता ना करो। अब मल्च बनाना क्या है, मल्च बनाना है जो पौधों के आपके बीच में बचे हुए हिस्से होते हैं ना, उससे भूमि को ढक दिया जाता है ताकि भूमि की आर्द्रता उड़ ना जाए धूप के कारण, ठीक है। दूसरा समझते हैं, दूसरा तरीका है वेदिका बनाना। अब ये क्या होता है,
या देखो जिस टाइम पर आप चौड़ी सी जगह है मान लो, और वहां पर ढाल है, ठीक है, ढाल आपका बना हुआ है, तो उसमें क्या केस आएगा आपका, मृदा को रोकना पड़ेगा, क्योंकि पानी आया तो वो सारी ले जाएगी। तो इसलिए चारों तरफ क्या बनाते हैं, उसके इस तरीके की ढाल बना देते हैं, ताकि वो रोक ले उसको, और जाने का रास्ता भी देते हैं ताकि वहीं से निकलता रहे। ठीक है। और क्या करते हैं, आपको याद होगा, मैंने और चीज़ें पढ़ाई थी आपको, मेड़बंदी करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेखीय जुताई, रेखा के गिर्द जुताई करते हैं। जैसे रेखीय जुताई में सीढ़ीनुमा खेती भी आता है, और नियंत्रित चराई भी आती है, आपका मिश्रित खेती भी उसी का पार्ट है एक तरीके से अगर बात करें। ये सारे तरीके हैं आपका क्या करने के लिए, मृदा को संरक्षित रखने के लिए। क्या क्या करना है, मल्च बनाना है, यानी कि उसके ऊपर आपने कुछ चीज ढक देनी है, वेदिकाएं बनानी है, चारों तरफ से प्रोटेक्टिव लेयर बनानी है उसके, ताकि वो पानी की जो पानी आपका बहा के ना ले जाए चीज़ों को, मिट्टी भी एक लेवल तक चीज़ों को उड़ा पाए। ठीक है, ढालों पे तो ये मतलब मैंडेटरी करना ही करना है हमने। ठीक है, सीढ़ीदार खेती को मैनेज करना ही करना है, जो चराई है पशुओं से नियंत्रित करानी ही करानी है। ठीक है, ऐसी फसलें उगानी है जो अगली फसल को सपोर्ट करें मिश्रित खेती के द्वारा। ठीक है। ठीक है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इनको आप अपने आंसर राइटिंग में धीरे धीरे शामिल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कैसे झूम कृषि आपका इसको इम्पैक्ट करती है, ये सब चीज़ें भी उसमें ऐड ऑन करने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा सारा का सारा पोर्शन था सॉइल के बारे में। सॉइल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं एक बार जल्दी से आपको पूरा एक आर्क बना देता हूँ। हमने सॉइल के बारे में सबसे पहले पढ़ा कि सॉइल बनती कैसे है, अलग अलग तरह की सॉइल, पेरेंट मटेरियल कहाँ से आ रहा है, ह्यूमस क्या चीज़ है आपका, सब ये सारी चीज़ हमने पढ़ी कि सॉइल बनती कैसे है। फिर हमने ये पढ़ा कि भारत में किस किस तरह की सॉइल है, मेनली 8 तरह की हैं। उनमें से भी अगर और डाउन पे आ जाओ तो 4 के बारे में ज़्यादा बात करने के लिए दिखाई देगी आपको। फिर उसके बाद ये है कि सॉइल का इरोजन कैसे हो रहा है जिसकी वजह से परेशानी जनरेट हो रही है। तो आपसे पूछ सकते हैं भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है, उनके बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए, तो आप आंसर राइटिंग करोगे वहां पर। फिर लिखा जाएगा भारत के मिट्टियों पर पड़ने वाले असर के कारण और उनके बचाव के तरीकों के बारे में बातचीत कीजिए, तो फिर आप वहां पर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा राइटिंग सेक्शन में आता है बेसिकली। अगर आप इसको थोड़ा सा समझो ना, तो सारा का सारा क्या है, ये राइटिंग सेक्शन है जी, है ना। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो कौन सा है, वो है प्राकृतिक वनस्पति। क्या है, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, हमने फॉरेस्ट का पार्ट जो है वो भी तो पूरा करना है, नहीं करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट अपना चैप्टर कौन सा रहेगा, प्राकृतिक वनस्पति का। और आपको मैंने बताया कि उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पर है, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पर है, ये सारा का सारा हमने पहले भी पढ़ा है ना, आपको याद होगा अगर तो याद है तो, मेरे को एनवायरमेंट में पढ़ा हुआ है ना सारा का सारा, और डिटेल में करा रखा है। ठीक है, तो यार देखो, वहाँ डिटेल में कराने का कारण यही था कि आपको दोबारा दोबारा पे ना अपना मत्था बच्ची ना करना पड़े, एक जगह करा दूंगा ना तो वो एक ही जगह पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने इसीलिए इतना ज़्यादा उस पर टाइम दिया था कि आप नेचुरल जितनी भी नेचुरल वेजिटेशन है उसको एक ही बारी में समझ लो। वहाँ पर मैंने आपको क्या पढ़ा है, वहाँ पर मैंने आपको पढ़ा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या पढ़ा है कि भैया बारिश कितनी हो रही है, टेम्परेचर कितना रहता है, पेड़ कैसे होते हैं, कौन कौन से तरह के पेड़ पाए जाते हैं, ये भारत में कहाँ कहाँ पर है। हो गया इतना ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में। ठीक है, मैं मेजर मेजर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेजर फॉरेस्ट हैं, और आपने ये पढ़े होंगे आपका सदाबहार हो गया, और आपका आर्द्र सदाबहार, हाँ ठीक है, आर्द्र सदाबहार होता है, अर्ध आर्द्र सदाबहार होता है। ठीक है, ये सारे के सारे ऑलरेडी आपने देखे हुए हैं, तो वहां पर जाके ना अगर इन्हें देख लोगे तो उतना बहुत है। ऐसे ही आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस है, ट्रॉपिकल डेसिडियस में जो बारिश होती है 100 से 150, ट्रॉपिकल डेसिडियस को ही मानसून फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन से इसमें पेड़ होते हैं। ऐसे ही ट्रॉपिकल ड्राई, एरिड और डेल्टा और माउंटेन, हमें 6 ही प्रकार के पढ़ लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, उसमें बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है। और इसमें भी सवाल कैसे कैसे आते हैं, मेनली हमें उस पर कंसर्न करना है, क्योंकि ये वाले इलाके लिखने के लिए ज़्यादा आते हैं, मल्टीपल चॉइस में आपको कम देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ 3 मिनट का, फिर क्लास बंद कर दूंगा। ठीक है, आप समझ लीजिएगा।
देखो हम बात कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। हेडिंग क्या है आपकी? नेचुरल वेजिटेशन। हिंदी में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इंग्लिश वालों के लिए बोल रहा हूँ। नेचुरल वेजिटेशन तो प्राकृतिक वनस्पति की बात चल रही है। अब प्राकृतिक वनस्पति में आप क्या पढ़ेंगे कि कहीं पर किस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं नेचुरली, है ना। अगर कहीं पर एनवायरनमेंट किस तरीके का है, पेड़ का सेप एंड साइज कैसा है, वहां पर आपका ह्यूमिडिटी कितनी होती है, ये चीज डिपेंड किस पे करती है? नेचुरल वेजिटेशन। कभी अगर आपसे सवाल आ जाए कि नेचुरल वेजिटेशन वहां पर किस चीज पे डिपेंड कर रही है, तो वहां कर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से? वहां कितनी ह्यूमिडिटी है, कैसी रहती है गर्मी, जैसे गोवा है, कैसा रहता है वहां पर? हमेशा आपको मॉइस्चर ही मिलेगा वहां पर। ठीक है, मॉइस्चर रहता है वहां पर। कहीं पर तापमान कितना है, टेम्परेचर कितना है, कहीं की मिट्टी कैसी है, सॉइल कितनी है, कहीं पर बारिश कितनी होती है, रेनफॉल कितना होता है, और एक लास्ट, कितनी ऊंचाई पर जगह है, एल्टीट्यूड क्या है। ये 5 चीजें बताएंगी कि वहां पर मिलने वाला फ्लोरा और फौना किस तरह का हो सकता है ना। अब इन चीजों के आधार पर हमने बांटा हुआ है मेजर। मैं बांटने को तो इसे 16-17, आपको याद होगा हमने 16-17 तरीके से बांटा था, याद है ना। वो 16-17 वाला मैं आपको एक डायग्राम भेज दूंगा, आप चिंता मत करना। ठीक है, वो तुम पढ़ते रहना उसको बैठे हुए। जो मेजर वाला है मैं उसके बारे में बात करूंगा, और कल मैं आपको लिखवाऊंगा इससे जुड़े हुए फैक्ट्स एंड फिगर्स। उससे पहले मैं 5 जो है उनके बारे में आपने पढ़ लेना है खुद से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोई खतरनाक सा नहीं है। देखो, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात हो रही है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में। यहाँ जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से आपका ऊपर रहती है, 250 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। ये जगह आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी? ठीक है, ऐसी जगह है आपका जो अंडमान निकोबार का इलाका हो गया, असम का इलाका हो गया, कुछ केरला का इलाका हो गया, मिजोरम त्रिपुरा मेघालय का इलाका हो गया। ठीक है, यहाँ पर पेड़ कैसे पाए जाते हैं? रबड़ के पेड़, कोकोनट के पेड़, बैम्बू के पेड़, महोगनी के पेड़, ये सारे तरह के पेड़ पाए जाते हैं। महोगनी, रोजवुड, बांस, सिनकोना, रबर, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लेना। दूसरा वाला जो है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस है। सेकंड वाला कौन सा है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस। प्रॉपर ट्रॉपिकल डेसिडुअस की बात करें तो भैया ये जो पेड़ आपके रहते हैं, ये मानसून फॉरेस्ट भी इनको बोलते हैं। यहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर की बारिश होती है। कितनी? 100 से 150 की बारिश होती है यहाँ पर। ठीक है, इन फॉरेस्ट की जो खासियत है वो क्या है? एवरेज रेनफॉल हो रहा है। एवरेज रेनफॉल हो रहा है तो ये जगहें कौन कौन सी है? जो हमारा वेस्टर्न घाट है, जो हमारा वेस्टर्न घाट है, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, भाबर तराई का इलाका है। यहाँ पर पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं आपका? साल, टीक, नीम, शीशम, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें कहीं पर अपने पॉइंट में ऐड ऑन कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टीक फॉरेस्ट पाया जाता है। मध्य प्रदेश शेयर 50% ऑफ टीक फॉरेस्ट एरिया। कहीं पर ऐड कर लेना, ये वहां नहीं लिखवाया था मैंने। मध्य प्रदेश शेयर्स 50% ऑफ टीक फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, इसके बाद कौन सा है? उष्णकटिबंधीय शुष्क। ठीक है, तो ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट आ जाएगा इसके बाद। जो ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट है वो थर्ड उस पर रहता है। इसमें कितनी बारिश होती है? 70 से 100। और चिंता मत करना, मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन करवाऊंगा जो आते हैं मेनली। उन्हीं पे हमारा वो होना चाहिए, अच्छा खासा मतलब पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, ये फॉरेस्ट कहाँ देखने के मिलेंगे आपको? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे। कौन कौन से पेड़ होते हैं यहाँ पर? रोजवुड के, आम के, महुआ के। ठीक है, ये पेड़ देखने के लिए मिलेंगे ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में। ठीक है, इसका एक अभी डायग्राम भी आपसे शेयर करूंगा मैं। ठीक है, उस डायग्राम को हो सके तो कैसे भी करके पेंसिल वगैरह से बना लेना, अगर डिफ्रेंशिएट कर पाओ तो आपके दिमाग में एक छवि बैठ जाएगी बहुत अच्छी खासी। ठीक है, कल तो बात करेंगे ही, है ना।
चलिए बस अभी इसको इतना ही रोक ले रहे हैं, बाकी डिस्कस कल करेंगे इसके ऊपर अच्छे से, और इस चैप्टर को बढ़िया से खत्म कर देंगे करके, ताकि लिखने के लिए भी और आप एमसीक्यू दोनों के लिए प्रिपेयर हो जाओ।